जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं, पीएम मोदी, अमित शाह संघ से बातचीत चल रही है और कुछ नाम शॉर्टलिस्ट भी कर लिए गए हैं। अब इन नामों पर अंतिम दौर का मंथन चल रहा है और साथ में जो भाजपा के संविधान के तहत जो नियम कहता है, जो प्रक्रियाएं जरूरी है, वो भी साथ में पूरी हो रही है और उसमें भी अब कुछ ही समय की देरी रह गई है और उसके बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा और जेपी नड्डा जो है वो उस पद से हट जाएंगे और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पद पर आ जाएगा। अब इसमें कुछ नाम जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं और रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। उन नामों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि क्या चीजें जरूरी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में और क्या देखा जा रहा है। देखिए, जो एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है भाजपा और आरएसएस दोनों से समन्वय होना। कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है जो आरएसएस को स्वीकार ना हो या फिर यहाँ भाजपा को स्वीकार ना हो, तो दोनों जगह स्वीकृति जरूरी है और इसके अलावा दोनों के बीच वो समन्वय कर सके। देखिए, आपको याद होगा जेपी नड्डा के एक बयान की वजह से पिछले लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान हुआ बीजेपी को। जेपी नड्डा ने एक समाचार चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा था, जब उनसे आरएसएस की भूमिका की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी अपने आप में सफिशिएंट है, एक बड़ी पार्टी बन चुकी है, पर्याप्त रूप से अपने लिए चुनाव लड़ सकती है। जिसके बाद एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई। बड़े नेताओं में, आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों में तो कंफ्यूजन नहीं होती है, इनके तो संवाद बने रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में होती है, सदस्यों में होती है। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्या अब आरएसएस बीजेपी से अलग है, क्या बीजेपी जो है वो आरएसएस को कम करके आंक रही है, बीजेपी के नेता जो है अलग थलग चलना चाहते हैं, तो इससे एक टकराव की स्थिति बनती है। तो अब जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा उससे ये पूरी उम्मीद होगी और ये उसको पता होगा कि अब ऐसा कोई विवादित बयान नहीं देना है, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। तो ये सबसे बड़ी शर्त होगी कि उसे आरएसएस और बीजेपी दोनों में समन्वय करके चलना हो। इसके अलावा संगठन में काम करने का अनुभव तो होना ही चाहिए। करीब 15 साल तक वो जुड़े हुए हो, बीजेपी से जुड़े रहे हो और आरएसएस से भी जुड़े रहना एक एक्स्ट्रा जो है उनकी विशेषता में आ जाएगा। और इसके अलावा संगठन में बहुत विरोधी ना हो जिनकी बस शिकायतें ही होती रही हो, तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। अब इसमें देखिए, जो नाम सबसे पहले आ रहा है वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जिनके पास संगठन और सरकार दोनों चलाने का अनुभव है, 4 बार तो सीएम रहे हैं और आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। 1972 में आरएसएस से जुड़ गए थे। संघ में उनकी अच्छी छवि है और उनकी अच्छी बनती भी है। इसके अलावा भाजपा में भी उनके दोस्त हैं, उनके संगठन में पहुंच है, लंबे समय तक काम करते रहे हैं और इसके अलावा उनकी छवि भी ऐसे व्यक्ति की है जो साथ लेकर चलते हैं, अभी मंत्री हैं। साथ ही उनको राज्य की राजनीति से भी अभी दूर किया गया है। वो मुख्यमंत्री थे, वहां नए मुख्यमंत्री बने तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए अलग किया गया और हो सकता है मंत्री तो बनाया गया कि एक और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान के अलावा एक और नाम है मनोहर लाल खट्टर। उनका नाम भी शॉर्टलिस्ट में ऊपर ही है और देखिए, उनके लिए भी ये बात है कि वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं और 24 साल की उम्र से जुड़े रहे हैं वो संघ से। इसके बाद वो 18-20 साल बाद बीजेपी से जुड़े और बीजेपी से जुड़ते हुए, आरएसएस से जुड़ते हुए उनकी पीएम मोदी से भी दोस्ती रही है, करीबी रहे हैं, 90 के दशक से साथ रहे हैं उनकी। और इसके अलावा मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे और संगठन में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा में कुछ उनके खिलाफ कुछ रिपोर्ट्स को लेकर मुख्यमंत्री वहां पर बदला गया। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, लेकिन उससे उनकी संगठन में जो उनकी पहुंच है, जो पकड़ है, उस पर असर नहीं पड़ा। बाद में चल के उनको मंत्री बनाया गया। तो मनोहर लाल खट्टर संगठन पर पकड़ को लेकर और संघ और बीजेपी के बीच अपने समन्वय को लेकर इस पद को, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को पा सकते हैं, उस पर चुने जा सकते हैं। इनके बाद जो नाम है भूपेंद्र यादव का नाम भी इस पर विचार किया जा रहा है उनके नाम पर। इसमें आगे इसलिए चल रहा है क्योंकि बिहार चुनाव है, कल को यूपी चुनाव है और जिस तरह की ओबीसी की राजनीति कांग्रेस कर रही है उसमें भूपेंद्र यादव बीजेपी के लिए अहम हो सकते हैं। वो एक ओबीसी चेहरा हो सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बनाया। इसके अलावा एक और अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं
तो बीजेपी के लिए एक और चीज दिखाने को होगी कि हम किस तरह से ओबीसी को अपने यहाँ पर हम अहमियत दे रहे हैं और बड़े पद दे रहे हैं। इसीलिए भूपेंद्र यादव का नाम भी आगे चल रहा है। उनको भी संगठन में उनकी भी अच्छी खासी पहचान है, संघ के बीच भी पहचान है। गुजरात के प्रभारी रहे हैं, 2021 से प्रभारी है। अपने काम को उन्होंने साबित किया। उनके लिए कहा जाता है कि ऐसे ही नहीं वो मंत्री पद तक पहुंच गए हैं। ये बात जानकार कहते हैं कि उन्होंने राज्यों जो अपने काम, प्रशासनिक काम ही नहीं, सरकारी स्तर के काम ही नहीं, पार्टी के स्तर के कामों में भी खुद को साबित किया है। गुजरात में बीजेपी के नतीजे, बीजेपी का परफॉर्मेंस सबके सामने है, इसलिए वो भी एक मजबूत दावेदार बने हुए हैं। एक और नाम है जिसकी काफी चर्चा है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वैसे तो मीडिया में बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन उन्हें आरएसएस और बीजेपी का साइलेंट वॉरियर कहा जाता है। उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है और जिस राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है वो उस राज्य में उसे बखूबी निभाते हैं और परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। उन्हें यूपी का भी प्रभारी बनाया जा चुका है, उन्हें झारखंड का भी प्रभारी बनाया जा चुका है, मंत्री रह चुके हैं, उड़ीसा से आते हैं। और उनके साथ भी एक अच्छी बात है जो उनको मजबूत दावेदार बनाती है कि उनकी भी आरएसएस में अच्छी पहचान है। हालांकि उन्होंने करियर शुरू किया था, राजनीतिक करियर एबीवीपी से, और फिर वो एबीवीपी बीजेपी की छात्र इकाई है। उसके बाद वो भाजपा से जुड़े, तो डायरेक्ट तो संघ से नहीं जुड़े रहे हैं, लेकिन समय के साथ वो संघ से भी जुड़ गए हैं। संघ के नेताओं से भी उनकी अच्छी जान पहचान है और उनका कहा जाता है कि विरोधी नहीं है कोई, जो उनके पक्ष में प्लस पॉइंट जाता है धर्मेंद्र प्रधान के लिए, कि उनको पसंद करने वाले कई लोग हैं और शांति से अपना काम करते हैं। बहुत उन्हें छपास रोग नहीं है, दिखास रोग बहुत ज्यादा उनको नहीं है, जो कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वो पार्टी की बातें, सरकार से जुड़ी बातें जो है अपने तक सीमित रख सके और मीडिया में बहुत कम बयानबाजी करे। इसके अलावा महिला नेता भी इस दौड़ में शामिल हैं, जिनमें निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे है। निर्मला सीतारमण दक्षिण के चेहरे के तौर पर जानी जाती हैं। हालांकि वो राज्यसभा से आती है, वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन फिर भी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री रहते हुए काफी चर्चित हुई है। इसके अलावा वो रक्षा विभाग भी देख चुकी है। और जिस तरह से बीजेपी दक्षिणी भारत की राजनीति में इस वक्त सक्रिय होना चाहती है, चाहे तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक में तो भाजपा की सरकार रहती ही है, लेकिन तेलंगाना में कोशिश कर रही है बीजेपी, तो इन राज्यों को जिस तरह से टारगेट कर रही है उसमें एक दक्षिणी भारत का चेहरा बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। और निर्मला सीतारमण के साथ ये है कि उनकी भी जो अपर लीडरशिप है, पीएम मोदी है, अमित शाह है, आरएसएस में जो ऊपर की लीडरशिप है, उनके साथ अच्छी करीबी है, उनके साथ अच्छी बातचीत है, परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा रहा है। निर्मला सीतारमण का लगातार उन्हें वित्त विभाग दिया जाता रहा है और उनकी संगठन में भी अच्छी पकड़ है। भाषा के तौर पर वो भी अंग्रेजी, हिंदी जानती हैं, तमिल जानती हैं, तो वो दोनों जगह कनेक्ट कर सकती हैं। अभी निर्मला सीतारमण की जेपी नड्डा और जो महासचिव है पार्टी के बीएल संतोष, उनसे मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद उनके नाम को लेकर कयास लगने लगे हैं। और अगर किसी महिला नेता को बनाया जाता है तो उनका नाम शॉर्टलिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा है डी पुरंदेश्वरी, जो कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की एक बड़ी नेता के तौर पर जानी जाती है, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जानी जाती है। उनका नाम लोकसभा स्पीकर के लिए भी चर्चित हुआ था। डी पुरंदेश्वरी बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है आंध्र प्रदेश में, और उनकी एक महिला नेता के तौर पर उनकी अच्छी पहचान है, संगठन में भी पहचान है। इसके अलावा भाषा के तौर पर देखें तो कई भाषाएं जानती है, हिंदी, इंग्लिश तो जानती ही है, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच भी जानती है। अगर हम भारतीय भाषाओं की बात करें तो उनके लिए इधर उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में कनेक्ट करना, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करना आसान हो सकता है। और ये ऐसे लोग हैं जो साइलेंटली काम करते हैं, जो संगठन के लिए भी काम करते हैं और बहुत ज्यादा जो मीडिया में भी ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें फोकस करके, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन नामों पर विचार हो रहा है और इनमें से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जाएगा। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को जल्द ही मिल सकता है। कुछ प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि जो बीजेपी में चुनाव होता है, देखिए बीजेपी के संविधान की धारा 19 है जिसके नियम के तहत चुनाव होता है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी चुना जा सकता है जब राज्यों में जिला संगठन की, प्रदेश इकाई की या राष्ट्रीय परिषद के ये चुनाव हो चुके हो। यानी कि कई राज्यों में, कम से कम 50% राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां पर संगठन में बदलाव हो चुके हो, नया संगठन, नया अध्यक्ष चुना जा चुका हो, क्योंकि उन्हीं में से ही एक निर्वाचक मंडल तैयार होता है।
और इसी निर्वाचन मंडल में से उम्मीदवार को कम से कम 20 सदस्य चाहिए जो उसके नाम का प्रस्ताव करें। यानी कि इसे ऐसे समझिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब होगा जब प्रदेश इकाई, जिला संगठन में सब चुनाव हो जाएगा पूरी तरह। पार्टी में ये पार्टी एक नया रूप ले लेगी, नीचे से लेकर ऊपर तक। फिर जो है वो लोग मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और इसीलिए समय लगता है, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में इस तरह पूरे संगठन में बदलाव हो चुका है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हो गया है, महाराष्ट्र में हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश बचा हुआ है, हरियाणा, दिल्ली और इसके अलावा कुछ और राज्य बचे हुए हैं बीजेपी के, जिनमें ये बदलाव होने हैं और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तब तक नाम जो है, यहाँ जो अपर लीडरशिप है वो भी नामों पर विचार कर रही है और वहां प्रक्रियाएं पूरी हो रही है और इसके बाद नॉमिनेशन होगा और फिर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। और इसमें जिस तरह की प्रक्रिया है उसमें वक्त तो लगता ही है। जैसे कि अमित शाह ने कहा था संसद में, जब अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था कि अपना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा था, हंसते हुए, कि ये तो हमारी भाजपा की अपनी प्रक्रिया है और एक लंबी प्रक्रिया है। ये परिवारवादी पार्टियां नहीं है जहां घर के 4-5 लोगों को ही बैठकर अध्यक्ष चुनना होता है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं कह सकता हूँ आज भी आप अध्यक्ष हैं, 25 साल बाद भी आप ही अध्यक्ष रहेंगे, जिस पर अखिलेश यादव भी खिलखिलाकर हंस दिए थे। लेकिन जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, जो बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, उनमें बड़ी प्रक्रिया होती है। ऊपर का नेतृत्व तो चुनता ही है, लेकिन ये आपकी क्षमता भी होती है कि आप अपने लिए कितना समर्थन जुटा सकते हैं। अब ये प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है बीजेपी में। जो भी संसद सत्र शुरू होगा उसके बाद भाजपा में ये सब प्रक्रिया पूरी होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित हो जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।